मैडम साहिबा का सेहर अंगेज खिताब भी हमने सुना माशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। बुक क्लब की तमाम इंतज़ामिया, ख़ास तौर पर जनाब हारून उस्मानी साहब और इनकी तमाम इंतज़ामिया जो बुक क्लब को चला रहे हैं। अभी मुझे मालूम हुआ कि 2018 से ये सिलसिला चल रहा है, और साथ ही मैडम फायदा ने ये बताया कि फॉर्मेट पहले ये था कि किताब का तारुफ कोई और करवाता था और उसके बाद सवाल जवाब मुसन्निफ से होते थे। यकीनन कोई ना कोई लम्हा हर रिवायत में ऐसा आता है जब उस रिवायत को तब्दीली की ज़रूरत होती है। तो यकीनन ये लम्हा हमारी खुशनसीबी है कि हम पर आया है कि हम अपनी किताब के हवाले से मैडम ने भी खुद गुफ्तगू की और मैं भी खुद गुफ्तगू कर रही हूँ, इसलिए कि किताब लिखने वाले के वजूद का हिस्सा होती है और अपने वजूद को इंसान खुद ज़्यादा बेहतर तरीके से बयान कर सकता है। अगरचे आप भी सब तालिबे इल्म हैं, जानते हैं, और ये मशहूर कौल आप सब ने बहुत से लोगों ने सुन भी रखा होगा कि कारी बारे दिगर तख्लीक करता है, यानी एक वो बात होती है जो मुसन्निफ तहरीर कर देता है, और बहुत सी बातें वो होती हैं जो पढ़ने वाले के ज़हन में आती हैं पढ़ने के दौरान, और अक्सर ऐसा भी होता है कि लिखने वाले के ज़हन में वो बात बिल्कुल होती ही नहीं जो पढ़ने वाला डिस्कवर करता है। तो आज मेरी इस किताब के बारे में आपको बताया गया इस्लाम के सियासी निज़ाम में अखलाकियात की अहमियत। ये भी साथ ही बता दिया गया कि मेरी बुनियादी शनाख्त एक शायरा के तौर पर है। शायरी मेरे वजूद का हिस्सा है। उर्दू अदब की दीगर किताबें भी इस किताब के बैक फ्लैप पे जो आप देखेंगे वो मज़ामीन भी अगर हैं तो वो अदबी मज़ामीन हैं। इस किताब के बाद जो सबसे ज़्यादा सवाल मुझसे किया गया वो ये था कि ये आप किधर निकल आए, ये किताब आपने कैसे, ज़हन में कैसे आया कि आप ये किताब लाएं। आप सब नई नस्ल है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप अब हमसे ज़्यादा बाइल्म हैं। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासत ने अचानक एक ऐसा मोड़ लिया कि जिसमें इतनी शिद्दत आई कि हम अपनी अखलाकियात को फरामोश करने लगे। अखलाकियात का ताल्लुक हर शख्स से है, हर शख्स के वजूद से है। सियासत से हर एक को दिलचस्पी नहीं होती, मुझे भी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन अखलाकियात तो हमारी तहजीब का हिस्सा। हमारे घरों में हमें अखलाकियात की ज़रूरत, हमें अपनी शख्सियत की तामीर के लिए अखलाकियात की ज़रूरत, हमें अपने मुआशरे की तामीर के लिए अखलाकियात की ज़रूरत। अखलाकियात और अखलाक वो चीज़ है जिसकी हमें हर कदम पर ज़रूरत है। तो क्या सियासत में अखलाकियात को एक तरफ रख देना हमारे मुआशरे के लिए मुनासिब होगा? ये सवाल था मेरे ज़हन में, और ये सवाल इस तरह पैदा हुआ कि बहुत सी ऐसी शख्सियात जिनका एक बुत था मेरे ज़हन में कि ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ये बहुत शाइस्ता अतवार लोग हैं, ये बहुत बाअखलाक लोग हैं। तो मैंने देखा कि अपने सियासी नज़रियात को साबित करते हुए वो लोग भी बदज़बानी पर उतर आते हैं, वो लोग भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जिससे उनका बरसों से बना हुआ बुत पाश पाश होने लगता है कि अच्छा ये भी इस सतह पर उतर सकते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ हमारे माशरे में, और इसको आखिर कौन रोकेगा?
अगर हमारी नई नस्ल जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, आप सब, अगर आपको ये नहीं बताया जाएगा कि ये ज़बान हमारी नहीं है, इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करना हमारे आदाब महफिल के खिलाफ है, आदाब मुआशरत के खिलाफ है। इस किस्म की ज़बान हमारी पूरी रिवायत में कहीं नहीं मिलती। सियासी रिवायत में हमें एक दूसरे के साथ इख्तलाफात मिलते हैं, हत्ता कि जंगें मिलती हैं, एक दूसरे आपस की जंगें भी मिलती हैं, लेकिन ये अखलाकियात की ये सतह हमें कभी भी नहीं मिलती। मुझे ये बताइए, आप सब माशाल्लाह बाशऊर बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत दूर हम नहीं जाते, हम बिल्कुल करीब की बात करते हैं। जब पाकिस्तान बनाया गया, पाकिस्तान बनाने के जो प्रोसेस था उसमें जंग किसके साथ थी? वो सब लोग जो हमारे हम मजहब नहीं थे। अंग्रेज के साथ जंग थी, हिंदू के साथ जंग थी, सिख के साथ जंग थी। क्या वहां हमारे सियासी अकाबरीन ने कोई ऐसी बात, कोई ऐसा जुमला, किसी सियासी जलसे में कोई ऐसी तकरीर की जिसको हम अखलाकियात के जो हमारे अमूमी पैमाने हैं उनसे नीचे गर्दान सके? जब उस वक्त ऐसा नहीं हुआ तो अब आखिर ऐसा क्या हो गया है? हम सब हम अकीदा हैं, हम वतन हैं, हम मजहब हैं। ज्यादातर लोग पाकिस्तान के अंदर, तो हम मजहब होते हुए, हम अकीदा होते हुए, हम वतन होते हुए, एक मुआशरे के अंदर रहते हुए, हत्ता के आप, मैं थोड़ा सा इसको बिल्कुल मुबालगा आराई नहीं कर रही, इसलिए कि आप सब इस बात के गवाह हैं कि मैं ये कह रही हूँ कि एक वतन के अंदर रहते हुए थोड़ा सा मुझे इजाज़त दें कि मैं आगे बढ़ जाऊँ कि बाज़ औक़ात एक घर में रहते हुए भी सियासी नज़रियात की बुनियाद पर इख्तिलाफात में इतनी शिद्दत इख्तियार कर ली कि वो रिश्तों पर असरअंदाज होने लगे। क्या ऐसा नहीं है बच्चों? ऐसा है ना? तो जब आप सब देखें, सबकी गर्दनें हिली हैं कि हाँ ऐसा है, आप सब देख रहे हैं, तो फिर कहीं से तो आवाज उठनी चाहिए कि ये ठीक नहीं है। हमारा असासा है क्या? हमारा सबसे बड़ा असासा, यकीन कीजिए कि हमारा तहजीबी निज़ाम हमारा सबसे बड़ा असासा है। यही वजह है कि जब भी मुसलमानों को शिकस्त देना चाहिए तो उनकी तहजीब पर सबसे पहले वार किया गया। तहजीबों के तसादम की बात आप अक्सर सुनते और पढ़ते होंगे। तो हमारा सबसे बड़ा असासा हमारी तहजीब है, हमारी रिवायात है, और यकीन कीजिए कि बिखर रहा है, टूट रहा है, लेकिन बहरहाल हमारा खानदानी निज़ाम हमारा बहुत बड़ा इम्तियाजी निशान है। इस वक्त इस सियासी नज़रियात की शिद्दत ने हमारे ख़ानदानी निज़ाम पर भी ज़र्द लगाना शुरू कर दी। तो यकीन कीजिए कि एक, बेशक मेरी बुनियादी शनाख्त शायरी है, उर्दू अदब है, लेकिन शायरी फूटती कहाँ से है? एहसास से फूटती है। उर्दू अदब का ताल्लुक किस चीज़ के साथ है? तहजीब के साथ है। तो मेरे अंदर हमेशा जब भी मैं कोई ऐसी पोस्ट पढ़ती थी, जब भी ऐसा कोई मजमून पढ़ती थी जिसमें सियासी इख्तिलाफ की बुनियाद पर घटिया ज़बान, बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल की जाती थी, तो मेरा दिल बहुत तड़पता था और मैंने आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कोशिश की कि मैं इस किताब के ज़रिए अपनी बात अपने मुआशरे तक पहुँचा सकूँ। इसके जो मुहर्रक है इस किताब का वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जाहिर है जिस चीज़ को देखते हुए मैं ये किताब की तरफ आई उस चीज़ से मुझे खुद भी तो डरना था ना भाई। तो मुझे भी डर लगा कि मैं इतने हसास मौजू पर कलम उठा रही हूँ तो कोई ऐसी बात मेरे कलम से सरजद ना हो जाए कि सारी नेक नियति को छोड़कर, सारी की सारी मेहनत को छोड़कर उस एक किताब को पकड़ लिए, उस एक जुमले को पकड़ लिया जाए। हमारे यहाँ यही हो रहा है ना कि पूरी तकरीर में से सियाक़-ओ-सबाक़ को काट कर
बीच में से एक छोटा सा क्लिप निकाला जाता है ताकि उस पर एतराज किया जा सके, ताकि उस पर तनकीद की जा सके। आप सब तालिब इल्म हैं, जानते हैं कि सियाक़ व सबाक़ की कितनी अहमियत होती है। सियाक़ व सबाक़ से काट दें किसी बात को तो वो बेमानी हो जाती है तकरीबन। तो मैंने कोशिश की कि यहाँ जो कुछ भी मैं लिखना चाहती हूँ इस किताब में, तो अव्वलन मैंने कुरान पाक वहाँ से हवाले दिए, नंबर 2 सुन्नत से मिसालें दी, नंबर 3 अहादीस भी वो जिनके बारे में कहा गया हमारी मुहद्दिसीन की रिवायत में कि ये सही अहादीस हैं, यानी सही हैन में से सही बुखारी और सही मुस्लिम में से मैंने अहादीस का इंतखाब किया इस किताब के लिए। उसके बाद भी बहुत कुछ बच जाता है मुसन्निफ के पास कहने के लिए, तो मैंने कोशिश ये की कि मैं अकाबिरीन के अक़वाल यहाँ पर हवाले के तौर पर दूँ, ताकि मुझे कहीं से तो सपोर्ट मिले कि जो बात मैं कह रही हूँ उसको कहने वाले मुझसे पहले भी बहुत लोग थे। तो ये 3 जो सुकून हैं इस किताब के मरकज़ी, वो आपके सामने मैंने रखे हैं। और बाकी चैप्टर वाइज मैं आपको थोड़ा सा इसका मज़ीद बताती हूँ कि बाबे अव्वल जो है उसका नाम मैंने रखा कुछ तो है चारा गरम। एक इल्तिजा है, एक फरियाद कह लीजिए कि हमारे माशरे में जो लोग इस मामले में कुछ कर सकते हैं, कोई मसीहाई, कोई चारागरी कर सकते हैं, ये उनके लिए एक पुकार है कि प्लीज सामने आएं और इस मामले में अपना किरदार अदा करें। उसके बाद जाहिर है जैसा कि किताब के उन्वान के बारे में कि इस्लाम क्या है, सियासत क्या है, अखलाकियात क्या है, इनका मफ़हूम क्या है, इनका बाहमी रब्त क्या है, क्यों मैंने इस उन्वान की ये तरतीब जो है बनाई है, कैसे बनाई है। बाब 2 अखलाकियात और हम, इसमें पूरी हमारी अखलाकियात की तारीफ से लेकर, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि हमारी अखलाकियात की पूरी रिवायत इस्लामी अखलाकियात के हवाले से मैंने इसको देखा। उसके बाद इस्लामी निज़ाम सियासत के माखज़, जब हम किसी भी अमर पर बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका सरचश्मा क्या है, इसके माखज़ क्या है, इसकी रूट्स क्या है। जड़ों तक हम पहुंचते हैं तभी आगे हमें तने की, तभी आगे वर्गोवाद की, फूलों की और फलों की तफ़हीम हमारे लिए मुमकिन हो पाती है। तो इसलिए इस्लामी निज़ाम सियासत के जो माखज़ हैं उन्हें समझना ज़रूरी था कि उन माखज़ ने हमें कहीं भी अखलाकियात से गिरने की तालीम नहीं दी। कुरान, सुन्नत, तामुल सहाबा, इज्मा, क़यास, ये इस्लामी सियासत के माखज़ हैं। बाब 4 है इस्लामी सियासी निज़ाम के खदोखाल और अखलाकियात। हमारा दावा है मुसलमान के तौर पे कि इस्लाम ने हमें तमाम शोबा है ज़िंदगी में रहनुमाई फराहम की है, हमें मुख्तलिफ मुकम्मल निज़ाम अता किए हैं। ख़ास तौर पर सियासी निज़ाम हमें अता किया है, क्योंकि इस्लाम से हमें ये पता चलता है कि जिस तरह वो दौलत की गर्दिश को मुआशरे में खुशहाली लाने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ लाता है, ये याद रखिए कि दुनिया के बाकी जितने मुआशी निज़ाम हैं वो सब दौलत की गर्दिश को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं। वाहिद जो इस्लामी निज़ाम है वो ये कि ऊपर से नीचे की तरफ गर्दिश पे यकीन रखता है। इसी तरह सियासी निज़ाम में भी वो ओहदेदारों के इंतखाब से लेकर जो जमहूरी तरीका हमारा अब भी राइज है, हक़ राय दही, इससे कि कौन राय दे सकता है, किसको हम मुंतखब कर सकते हैं, जिसको मुंतखब करना है उसके अंदर क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए, उसके अंदर अगर वो खसूसियात होंगी
وہ ان کا فہم بھی رکھتا ہوگا، وہ انہیں اپنے اوپر بھی لاگو کرنا جانتا ہوگا، تبھی تو وہ آ کر معاشرے میں ان کو لاگو کرے گا۔ جو شخص خود اخلاقیات کو اپنے اوپر لاگو نہیں کر سکتا، کیا ہم اس سے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ پورے معاشرے پہ اخلاقیات کو لاگو کر پائے گا؟ تو اسلام نے بتایا کہ جن لوگوں کو ہم نے منتخب کرنا ہے ان کے اندر کیا خوبیاں ہونی ضروری ہیں۔ تو یہ اس چیپٹر کے اندر میں نے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا، اس لیے کہ یہی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے جس کہ ہمیں اوپر کن لوگوں کو لانا چاہیے۔ جب اوپر ہم صحیح لوگوں کو لائیں گے تو پھر نیچے کی طرف اخلاقیات کا، نیکی کا، اصلاح کا بہاؤ آئے گا۔ یہ بھی اپنی جگہ اہم بات ہے کہ ہر شخص اگر اپنی اپنی جگہ پر خود کو درست رکھتا ہے تو پورا معاشرہ درست ہو جاتا ہے۔ اس بات کی سچائی میں قطعاً کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر خود کو درست کرے۔ تو اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ ہر مسلمان اپنے اندر یہ خصوصیات پیدا کرے، تبھی وہ مسلمان کہلائے گا، ورنہ وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب وہ نظام کی بات کرتا ہے، دیکھیں یہ تھوڑا سا فرق سمجھیے اس میں کہ انفرادیات اور اجتماعیات دونوں ایک الگ الگ چیزیں ہیں۔ انفرادیات میں ہمیں خود کو درست کرنا ہے، معاشرے کے ہر فرد نے خود کو درست کرنا ہے، لیکن جب اجتماعیات کی بات آئے گی تو ہمیں کوئی نظام چاہیے۔ جب ہمیں کوئی نظام چاہیے تو پھر اس نظام کے سارے خد و خال چاہیے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ اسلامی نظام سے ہم حق رائے دہی کا اصول تو اٹھا لیں، لیکن باقی اصولوں کو نظر انداز کریں کہ حق رائے دہی ہے کس کو اور کس کو ہم نے منتخب کرنا ہے۔ تو یہ ایک مکمل نظام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اجتماعیات کی۔ اچھا، پھر آخری جو باب ہے، مجھے یہ محسوس ہوا کہ صرف اسلامی نظام کی بات کر دینا، صرف اخلاقی نظام کی بات کر دینا یا ان کے باہمی روابط کی بات کر دینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں تھوڑی سی نظر دیگر سیاسی نظاموں پر بھی ڈالنی چاہیے۔ ہر سیاسی نظام یا کوئی بھی نظام، اخلاقی نظام ہے، معاشی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، جو بھی نظریہ حیات اب تک انسان نے وضع کیے ہیں، ان کے اندر انسان نے کوشش کی ہے کہ معاشرے کو بہتر سے بہترین کی طرف لانے کے لیے کچھ اصول وضع کرے۔ تو کیا صرف اسلام ہی ایسا ہے کہ جس نے اچھے اصول دیے ہیں؟ نہیں، یقیناً جو انسانی وضع کردہ نظام ہے ان کے اندر بھی بہترین اخلاقی اصول موجود ہیں۔ تو ان کی اخلاقیات کیا ہیں اور ہم کیوں کہیں کہ اسلام ہی واحد ایسا نظریہ ہے یا دین ہے یا مذہب ہے کہ جہاں اخلاقیات کو رفعت تک لے جایا جاتا ہے۔ تو میں نے یہاں تھیوکریسی، ملوکیت و بادشاہیت، سرمایہ دارانہ طرز اجتماع، جمہوریت، فسطائیت، اشتراکیت، ان تمام نظاموں کو زیر بحث اس اینگل سے، اس زاویے سے لیا کہ وہ اپنے نظام کے اندر جو کچھ بھی اصول دیتے ہیں، کس اصول کے اندر وہ کس حد تک اخلاقیات کو بھی مس کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے بعد کچھ تھوڑی سی میں نے اپنی گزارشات اس کتاب میں پیش کی ہیں۔ تو لیکن کوشش میری یہی تھی کہ میں نے جو یہ بھاری پتھر اٹھا لیا ہے وہ اس کو توڑ پھوڑ کر کے سنگریزوں کی شکل میں واپس مجھ پہ نہ ڈالا جائے۔ کوشش یہ کی کہ اس میں قرآن سنت کے حوالوں سے بات کی جائے، اکابرین کے حوالوں سے بات کی جائے، تاکہ میری بات کو ایک مضبوط بنیاد مل سکے اور مکمل حوالوں کے ساتھ بات کی جائے۔ جب میں نے حوالے دے لیے تو میں نے سوچا کہ میرا جو مطمع نظر ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم تو اپنی زندگی گزار چکے جیسی تیسی اخلاقیات کے ساتھ،
تو مطمع نظر میرا یہ ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ دیکھے کہ ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے. تو پھر میں نے آخر میں بالکل میں کتاب کو وائنڈ اپ کر چکی تھی جب مجھے یہ خیال آیا کہ جن کتابوں سے میں نے حوالے دیے ہیں میں ان کی بھی ایک فہرست آخر میں دے دوں، اس لیے کہ اگر ہمارے طالب علم جو کتابیں پڑھنے کے شوقین ہیں، جیسے آپ دیکھیے کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، تھوڑا سا موضوع اس کتاب سے ہٹ کے بات کرنا چاہتی ہوں کہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہ کیا پروگرام کوئی ایسا تو ہے نہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اگر موسیقی کا پروگرام ہے تو گزرنے کی جگہ نہیں مل رہی ہوتی. ایون جو ہمارے مشاعرے ہوتے ہیں وہ بھی اسٹیج تک بچے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اتنا مجمع ہوتا ہے. لیکن مجھے بالکل یقین کیجیے کہ بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ کتاب سے محبت کرنے والے اتنے طالب علم یہاں موجود ہیں. ایک تالی ذرا اپنے لیے تو بجائیں. تو اور یہ خوش آئند بات ہے، یہاں ڈاکٹر شاہزیب صاحب بھی موجود ہیں، آئی تھنک کہ یہ بھی اس بک کلب کے بانیان میں سے ہیں غالباً، اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ ہمارے ان اساتذہ کرام کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں جنہوں نے یہ سوچا کہ سارا دن کتابوں ہی کی تو باتیں کرتے ہیں آپ لوگ، سارا دن کلاسز میں بھی آپ لوگوں کو یہی بتایا جاتا ہے فلاں چیز فلاں کتاب سے پڑھو، فلاں چیز آپ کو کہا جاتا ہے، آپ چاہے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں آپ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ آپ اوریجنل جو ماخذ ہیں ان تک رسائی کریں. تو پھر اس کے باوجود انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ خصوصی طور پر نئی کتابوں سے آپ کا تعارف کروایا جائے، اس لیے کہ آپ کی لائبریریوں میں آپ کے اساتذہ آپ کو بہت ساری کتابوں کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن عموماً ہم نئی آنے والی تخلیقات سے بے خبر رہ جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت احسن اقدام ہے کہ جو پچھلے 2018 سے غالباً یہ 6 سال بن جاتے ہیں، تو پچھلے 6 سال سے نہ جانے کتنی کتابوں کا تعارف انہوں نے کروا دیا ہوگا آپ سے. اور ابھی جو جس کتاب کے بارے میں میڈم نے بات کی، یقین کیجیے کہ بہت سی باتیں کھلی ان کے خطاب کے دوران، علم میں اضافہ ہوا، معلومات میں اضافہ ہوا، اور بہت اچھا لگا جب انہوں نے بہت سی باتوں الجھنیں، بہت سی گرہیں کھولی، بہت سی غلط فہمیاں دور کی ہماری تاریخ کے بارے میں. تو اس طرح سے آپ کے ذہن بھی کھلتے ہیں، شرح صدر ہوتا ہے آپ کا بھی. تو یہ ان اساتذہ کے لیے خراج تحسین ہے کہ انہوں نے اس کام کا آغاز کیا. تو اس لیے طالب علموں کے لیے میں نے پھر یہ کتابیات بھی آخر میں دے دی کہ اگر کسی کو کوئی شک ہو کہ آیا جیسے قرآن پاک سے آیت دی تو ساتھ میں نے پھر پارہ اور آیت نمبر بھی دے دیا. اسی طرح سے حدیث کا جہاں سے حدیث لی ساتھ میں لکھ دیا کہ یہ صحیح بخاری کے فلاں باب سے جو ہے حدیث لی گئی ہے، تاکہ جو بنیادی طور پہ تحقیق مزاج طالب علم ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اس کتاب کے اندر موجود ہو کشش کہ وہ اس کتاب کو ماخذ کے طور پر بھی استعمال کر سکیں. اور اس کے اندر جتنی کتابیات ہیں ان کتابوں میں سے اگر آپ کچھ کتابیں بھی، یہ 70 کے قریب کتابوں کی فہرست ہے، اگر اس کتاب کے ساتھ آپ 8 10 12 کتابیں مزید بھی پڑھ لیں گے تو یہ تو میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا کہ آپ یہ کتاب بھی پڑھیں اور ساتھ 4 اور کتابیں بھی پڑھ لیں. تو یہ محرک تھا اس کتاب کا میرے لیے کہ میں نے زندگی بھر جو میرا اوڑھنا بچھونا تھا، اردو ادب، شاعری جو میرے وجود کا حصہ ہے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے جس فیز میں رہتی ہوں اس فیز سے باہر آ کر میں نے یہ کام کرنے کی کوشش کی. تو سوچ لیجئے کہ میرے اندر کتنی تڑپ ہوئی ہوگی اس کام کی. کہ اور میں ایک اور بات بتا دوں کہ اس کتاب کے کو پبلشر کے حوالے کرتے ہی میں اس فیز سے نکل آئی، دوبارہ اپنے اسی شاعری کے حساب میں چلی گئی. جب مجھے ڈاکٹر فائقہ نے رابطہ کیا کہ ہم اس کتاب پر سیشن رکھنا چاہتے ہیں بک کلب کا،
तो मुझे लगा कि ये तो मुझे दोबारा फिर इसी फेज में दाखिल होना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जैसे अगरचे मैंने कहा कि अखलाकियात हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का, हमारी ज़ात का हिस्सा है, लेकिन बहरहाल ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और दूसरी बात है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के बुक क्लब में आना मेरे लिए बहुत ही बाइस मुसर्रत, बाइस फ़ख्र बात भी है। मैंने भी पंजाब यूनिवर्सिटी से ही एमए किया, हॉस्टल 1 में मेरी रिहाइश होती थी। और कल जब मैंने पोस्ट लगाई इस किताब के इस प्रोग्राम के बारे में, तो मैंने 2 अशआर लिखे उस पोस्ट के ऊपर। वो अशआर वो थे जो हम उस वक़्त जब हम स्टूडेंट थे, तो उस वक़्त हम कैंपस के बारे में शायरी किया करते थे। तो वो मैंने रिकॉल की कि यार कहीं पढ़ी होगी वो शायरी भी। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम ऑन नहीं करते, लिखते हैं लेकिन साइड पे कर देते हैं जब हम किताब लाते हैं। तो वो मैंने कहीं से खोद के निकाले वो अशआर, तो वो मैंने लगाए। तो ये और बहुत सी कैंपस की यादें। जी हमने वो पोस्ट नहीं पढ़ी मैडम। मैडम मैं एक तो आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहती थी, और आपका शुक्रिया मैं तो चाह रही थी कि चीफ साहब ही हमारे लिए काम करते हैं, लेकिन अगर आप अपनी विशेष ना छोड़ें, क्योंकि इस प्रोग्राम का अख्ताम उसके बगैर नहीं हो सकता कि सर आप शायरी तो करनी है। दस्तक के हवाले से, दश्ते वजूद के हवाले से, या नई किताब जो आई है? जी, नई किताब की बात ये है कि ये एक आपने टर्म सुनी होगी, ओवन फ्रेश। तो ये बिल्कुल, बल्कि यूँ कहिए कि अभी ये मैंने चखने के लिए किताब मंगवाई है, बाकी किताब अभी ओवन में ही है। यानी चंद दिनों के बाद मिलेगी मुझे किताब। तो ये कुछ किताबें आई थी देखने के लिए कि कैसी छपी है। तो ये मेरी नई किताब है आर पार, इसी में से मैं आपको कुछ सुनाती हूँ। तो ये जो पोस्ट पे अशार लगाए थे मैंने, अगर आपके पास हैं तो मुझे यादें ताज़ा करते हैं। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में जब आई, सरगोदा से मेरा ताल्लुक है, तो मज़ाक उसको आप उस वक्त के हिसाब से मज़ाक़ात ही कह लीजिए कि एक बड़े शहर में आना मेरे लिए बहुत एक एक्साइटमेंट थी। तो आते साथ ही मुझे, क्योंकि एक पुराना मेरी एक कह लीजिए कि शोहरत जैसे कहते हैं कि पहुंच चुकी थी यहाँ, क्योंकि मैं डिबेटर थी और मुशायरों में भी बहुत हिस्सा लेती थी। तो यहाँ आते साथ ही मुझे मजलिस ख़वातीन की सेक्रेटरी बना दिया गया। तो यहाँ मैंने बहुत से सेक्रेटरी के तौर पर हमने हॉस्टल्स में भी और जो ओल्ड कैंपस में भी बहुत से हमने प्रोग्राम अरेंज किए, सेक्रेटरी के तौर पर भी मैंने। तो वो सारी यादें जो हैं वो मेरे सामने आ गई। तो अब ये आपका फोन तो मैं आपको इस नई किताब से कुछ सुनाती हूँ। पहले ये पोस्ट जो है वो उस जमाने के, पानी में लिख दिया है जमाने की लहर पर, पानी में लिख दिया है जमाने की लहर पर, जो कुछ कहा सुना गया कैंपस की नहर पर। मुझे अब का तो मालूम नहीं, लेकिन हमारे ज़माने में कैंपस की नहर एक बहुत बड़ा रोमांस थी हमारे लिए। अब भी वक्त के साथ बहुत सी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। मैंने अब जब मैं हॉस्टल्स के करीब से गुजरती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वहाँ ऊंची ऊंची दीवारें बन गई हैं, वो दीवारें नहीं थी। इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये हमारे मुआशरे की तब्दीली है बेटा, इसको नहीं आना चाहिए था। काश के ये ऐसे ही रहता कि हम एक दीवारों पर एतबार करने की बजाय हम एक दूसरे पर एतबार करते हुए जिंदगी गुजारते हैं। तीन हॉस्टल थे जो गर्ल्स हॉस्टल 1, 2 और 3, उनके गिर्द कोई चार दीवारी नहीं थी। एक छोटी सी बिल्कुल 2 या 3 फुट की बाउंड्री होती थी और उतना ही छोटा सा गेट। आपने मुझे देख लिया है कि मैं खुद बहुत छोटी सी हूँ, वो इतना छोटा गेट था कि मैं भी खा सकती थी। तो
यानी एतबार और एतमाद पे किसी को किसी से कोई खतरा नहीं था। उन 3 हॉस्टल्स के इर्द गिर्द, अब तो मालूम नहीं कितने मेल हॉस्टल्स हैं, लेकिन उस वक्त 9 हॉस्टल्स होते थे। तो उन 3 हॉस्टल्स के इर्द गिर्द 9 लड़कों के हॉस्टल्स थे, लेकिन यकीन कीजिए कि हमें किसी से कोई खतरा महसूस नहीं होता था। तो अब मुझे अफसोस होता है जब मैं देखती हूँ कि इतनी ऊंची ऊंची दीवारें, और पहले दीवारें आई, उसके बाद मैं भी एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाती रही हूँ, तो पहले हमें कहा गया दीवारें ऊंची करें, उसके बाद कहा गया कि उन दीवारों के ऊपर रेजर वायर लगवाएं, ठीक है, हाँ जी, जंगलों, फिर जंगलों के ऊपर रेजर वायर, फिर रेजर वायर से भी बात नहीं बनी, फिर सीसीटीवी कैमरास लगाए। देखिए हम कहाँ तक आ गए हैं। तो क्या हम, ये आपके ऊपर है, नई नस्ल के ऊपर है कि क्या हम वापस जा सकते हैं। थोड़ा सा तो हमें अच्छी समत में मुड़ जाने में कोई हर्ज नहीं होता। उसको वापसी नहीं कहते, उसको हरगिज वापसी नहीं कहते जब हम किसी अच्छी समत में खुद को वापस मोड़ लेते हैं। तो मैं शायरी में भी मेरी कोशिश यही रही है हमेशा कि मैं अपने आप से ये पूछती रहूं कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। कोई भी काम बेमकसद जिंदगी में नहीं होना चाहिए। आप यहाँ आकर बैठे हैं, यहाँ बातें सुन रहे हैं, कोई मकसद तो होना चाहिए। यहाँ से कोई बात तो अपने साथ लेकर जाएं जो आपके लिए मुश्किल हो, कुछ सीख कर तो उठें। कोई तो अपने आप से अहद करके उठे यहाँ से कि आज यहाँ जो 2 घंटे मैंने सर्व किए हैं, उस 2 घंटे का हासिल वसूल क्या है। क्या मैंने कोई ऐसी बात सीखी है कि जिससे मेरे अपने अंदर कोई इनकलाब आ जाए, या मैं अपने किसी आदत को तब्दील कर सकूं, या मैं अपने रवैये की किसी जहत को तब्दील कर सकूं। तो ये आप मेरे बच्चों की तरह हैं, मैं आपको एक माँ की तरह नसीहत कर रही हूँ कि हमेशा अपने आप से पूछते रहा करें कि मैंने अगर ये काम किया है तो क्यों किया है, और उस क्यों का सवाल आपको बताएगा कि मुझे ये काम करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। तो जिस सवाल के जवाब में आपके अंदर से ये आवाज़ आई कि ये नहीं करना चाहिए था, तो फौरी तौर पे तहैया करें कि आइंदा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक गज़ल मैं सुना देती हूँ। उगते हुए न रौंद, लगे मत खराब कर। उगते हुए न रौंद, लगे मत खराब कर। तू जद है तो सबके हरे मत खराब कर। उगते हुए न रौंद, लगे मत खराब कर। तू जद है तो सबके हरे मत खराब कर। अपनी कड़ी से काट खराबी का सिलसिला। अपनी कड़ी से काट खराबी का सिलसिला। पहले हुए नबेड़ नए मत खराब कर। पहले हुए नबेड़ नए मत खराब कर। और माने हुए की मान के तरतीब ठीक रख। माने हुए की मान के तरतीब ठीक रख। रूठे मना मना के समय मत खराब कर। रूठे मना मना के समय मत खराब कर। और छूने के भी उसूल हैं, हर शाख को न छू। छूने के भी उसूल हैं, हर शाख को न छू। छिदरे तो मुंतजिर है, घने मत खराब कर। छिदरे तो मुंतजिर है, घने मत खराब कर। जो जिस मकाम पर है उसे बेसबब न छेड़। सबब हो तो जरूर छेड़िए, बेसबब न छेड़। जो जिस मकाम पर है उसे बेसबब न छेड़। बिखरे हुए समेट पड़े मत खराब कर। बिखरे हुए समेट
पड़े मत खराब कर, और जो फितरतन खराब हैं उनका तो हल नहीं। जो फितरतन खराब हैं उनका तो हल नहीं, जो ठीक मिल गए हैं तुझे मत खराब कर, जो ठीक मिल गए हैं तुझे मत खराब कर। तेरे खराब करदा बहुत हैं दिले खराब, तेरे खराब करदा बहुत हैं दिले खराब। इतना भला तो कर के भले मत खराब कर, इतना भला तो कर के भले मत खराब कर। और अब सिलवटों समेत पहन या समेट दे, अब सिलवटों समेत पहन या समेट दे। तुझसे कहा भी था कि मुझे मत खराब कर, तुझसे कहा भी था कि मुझे मत खराब कर। बेलुत्फ जिंदगी भी खराबी है सर बसर, बेलुत्फ जिंदगी भी खराबी है सर बसर। वाजिब खराबियों के मजे मत खराब कर, वाजिब खराबियों के मजे मत खराब कर। इतना न कर दराज खराबी का सिलसिला, इतना न कर दराज खराबी का सिलसिला। एक शय को दूसरी के लिए मत खराब कर, एक शय को दूसरी के लिए मत खराब कर। और जो खुद खराब करने पे करता है मुश्तइल, वो खुद खराब करने पे करता है मुश्तइल। जो रोज बार बार कहे मत खराब कर, वो खुद खराब करने पे करता है मुश्तइल। जो रोज बार बार कहे मत खराब कर। उगते हुए न रौंद लगे मत खराब कर, तू जर्द है तो सबके हरे मत खराब कर। छूने के भी उसूल हैं हर शाख को न छू, छिदरे तो मुंतजिर है घने मत खराब कर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी कोई सवाल है जी? अगर वक्त है तो कोई सवाल है तो कर लीजिए। शुक्रिया जी, थैंक यू। मेरे तो जनरल सवाल होते हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। आपकी पहली जो बात थी कि हमें लीडरशिप को इलेक्ट करने के लिए बहुत सारे, इसका मफहूम यही था कि हमें इतिहास से लीडरशिप को, लेकिन हमारे कंट्री में 58% लिटरेसी रेट है। कोई कभी 58 कर देते हैं, कभी 59 कर देते हैं। चले ये तो बात ठीक है, लिटरेसी रेट है, लेकिन अवेयरनेस में भी लीडरशिप को समझने के लिए पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है। मतलब दो किस्म के लीडर्स होते हैं। एक तो लीडर वो होता है जो अपने आप को उजागर करता है, अपने इश्यूज को पब्लिक में लेके जाता है, पब्लिक को डाउन समझ, अपने आप ऊपर समझ। लेकिन हमारी पब्लिक में वो अवेयरनेस नहीं है। वो लीडर नहीं तो कौम को डाउन लेके जाता। एक लीडर होता है जो अपनी मनफी सोच को खत्म करके मस्बत सोच लाए, तो वो लीडर को अवेयरनेस देने के लिए कैसे? हमारे यहाँ लिटरेसी का इशू है, हमारे यहाँ अवेयरनेस का इशू है। जैसे अभी आपने कहा पर्सनल डेवलपमेंट का इशू है कि हम लोग बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं है, लेकिन पर्सनल डेवलपमेंट में हम भुगतान हैं। इस सारे सिनेरियो को किस तरह कवर करेंगे स्टूडेंट्स के सामने कि किस तरह बैक टू द अपने ओरिजिन पे जाएंगे? जी बिल्कुल, इन्हीं के सामने तो हमें कवर करना है। यही तो वो लोग हैं जो कोई हमारे मुआशरे के अंदर तब्दीली ला सकते हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हम तो अपनी जिंदगियां जैसे तैसे गुजार चुके, लेकिन जो हमारे नौजवान हैं वो टारगेट हैं। आप जितने बच्चे बैठे हुए हैं ये भी महसूस किया करें कि आपके जहनों को टारगेट किया जाता है। जब किसी ने हमारे मुल्क के खिलाफ कुछ करना है तब भी वो यूथ को टारगेट करेगा। जब किसी ने अपने हक में कोई फजा हमवार करनी है तब भी वो यूथ को टारगेट करता है। जब किसी ने हमारे किसी रिवायत में तब्दीली लानी है तब भी वो नौजवानों को टारगेट करता है। तो
तो ये नौजवानों के समझने की बात है कि हमें जब टारगेट किया जाता है तो हमने अपनी शख्सियत को, अपने वजूद को, अपनी ज़ात को, अपनी शनाख्त को कैसे कायम रखना है। तो ये जो अभी आपने लिटरेसी रेट की बात की है, तो असल बात यही है कि जिसको पता है उसका फर्ज बनता है कि वो उसे बताए जिसे नहीं पता। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। जब भी वो कोई बात करते थे महफिल में, तो वो कहते थे कि जो मौजूद हैं वो जान लें और जो गैर मौजूद हैं उन तक पहुंचा दें। तो 58% बहुत रेशो है। अगर 58% अपना फर्ज अदा करे कि जो मुस्बत चीजें उन्हें मालूम है वो उन तक पहुंचाएं जिन्हें जो नहीं जानते, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया।